आगे हम पढ़ेंगे बच्चों। नंबर 3 पर पॉइंट है तुलनात्मक पद्धति की प्रयोग से पूर्व जो शर्त है या जो आवश्यकताएं हैं, उसमें नंबर 3 पे है अन्वेषण के केंद्र के रूप में तुलना योग्य जो प्रत्येक विषय है वो अन्वेषण के योग्य होना चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन के लिए जो हम रिसर्च शोध करते हैं, जो हमारा जो अध्ययन का इकाई है वो हमारे सामने विषय जो है वो हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिए ताकि हम तुलनाएं आसानी से कर सकें। नंबर 4 पर शोध के केंद्र की सुनिश्चितता। शोध के केंद्र की सुनिश्चितता मतलब कि तुलनात्मक पद्धति को सार्थक और उपयोगी बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि हमारे अध्ययन का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए, ताकि हम निरर्थक तुलनाएं करने से बचें। तो शोध अगर निश्चित नहीं होगा तो हम अनावश्यक तुलनाएं करेंगे, अनावश्यक तथ्य और अनावश्यक आंकड़े इकट्ठे करेंगे। तो इसलिए हमारे तुलनाओं को सार्थक बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारा उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए, जो हम तुलना कर रहे हैं, जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसका, और जो रिसर्च कर रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं उसका भी जो विषय है वो निश्चित और निर्धारित होना चाहिए। नंबर 5 पर प्रति इकाई के न्यूनतम 2 उदाहरण ज़रूरी या अनिवार्य होना। कहने का मतलब ये है कि जब हम तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग तुलनाएं करने के लिए करते हैं तो तुलना के लिए कम से कम 2 इकाइयाँ या 2 प्रत्येक ढांचे होने चाहिए। 2 या 2 से अधिक उदाहरण या इकाइयाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें तुलनाएं करना संभव नहीं होगा। तो तुलना करने का यहाँ पर जो तात्पर्य है, जो हम इकाइयों की तुलना करते हैं तो उसमें तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग आसानी से हम कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम मात्र एक घटना या एक उदाहरण से भी हम तुलनाएं नहीं कर सकते। उसके लिए कम से कम 2 घटनाएं या 2 उदाहरण या 2 परिस्थितियां हमारे सामने होनी चाहिए। तो इस प्रकार तुलनाओं को सार्थक, उपयोगी और महत्वपूर्ण और उसको अर्थपूर्ण बनाने के लिए तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करने से पहले उपरोक्त सभी आवश्यकताओं को पूरा करना ज़रूरी है एक अध्ययनकर्ता के लिए, वरना वह तुलनाएं सार्थक नहीं होगी, वो यांत्रिक बनकर रह जाएगी। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की इकाइयों में परस्पर तुलना करने के लिए तुलनात्मक पद्धति का महत्व स्वयं सिद्ध है। अब हम बच्चों आगे पढ़ते हैं तुलनात्मक पद्धति का जब प्रयोग करते हैं तो उसको प्रयोग करते समय हम किन किन चरणों का या किन किन स्टेप्स का ध्यान रखें, या फिर ये कह सकते हैं कि तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग जो है वो विभिन्न चरणों में स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए ताकि हम तुलनाएं करने में हमारे लिए आसानी रहे। तो तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग के कुछ निश्चित चरण होते हैं जो इस पद्धति में अध्ययनकर्ता प्रयुक्त करते हैं। इन चरणों का पालन करने पर ही हम तुलनात्मक पद्धति का व्यवहारिक और क्रियात्मक प्रयोग कर सकते हैं और हम सार्थक तुलनाएं कर सकते हैं। तो जो हम तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करेंगे उसमें क्रमबद्ध तुलनात्मक अध्ययन या क्रमबद्ध चरण हमें अपनाने चाहिए ताकि हम तुलनाएं सार्थक रूप से और व्यवहारिक रूप से कर सकें। तो विभिन्न चरण है तुलनात्मक पद्धति के, जिसमें पहला है तुलना के लिए इकाइयों का चुनाव करना। सर्वप्रथम तुलनात्मक रणनीति में हम जिन इकाइयों की तुलना करना चाहते हैं उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम उन इकाइयों को परिभाषित करें, उसको निर्धारित करें, उसको निश्चित करें कि हमें इन्हीं इकाइयों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। अगर हम किसी तरह का तुलनाओं कोई इकाइयों का अगर प्रत्येक ढांचा या तुलना की इकाई अगर निर्धारित या फिक्स नहीं कर पाते हैं तो हमारे लिए सामान्य निष्कर्ष या सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करने में कठिनाई आएगी। जैसे एक देश की व्यवस्थापिका की तुलना यदि हम दूसरे देश की न्यायपालिका से करेंगे तो ये सार्थक नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है कि एक देश की व्यवस्थापिका की तुलना करने के लिए हम सामने भी उसी प्रति इकाई को अपनाएं, व्यवस्थापिका को ही अपनाएं, तभी वो तुलनाएं जो है सामान्यतः प्रभावपूर्ण होगी और वो एक सामान्य निष्कर्ष निकालने में हमारी मदद करेगी। नंबर 2 पर वर्गीकरण। तुलनात्मक पद्धति का अध्ययन करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन के लिए जो प्रत्येक ढांचा जो हम सेलेक्ट करते हैं या जो निर्धारित करते हैं जिन इकाइयों का, उन इकाइयों का वर्गीकरण होना भी ज़रूरी है। वर्गीकरण से तुलना का क्षेत्र और तुलना की इकाइयों का जो हम सीमांकन है वो आसानी से कर सकते हैं। मतलब उसका वर्गीकरण, उसको क्लासीफाई हम कर सकते हैं कि ये तुलना या ये इकाई इस वर्ग में आती है। इससे हमारा तुलना का क्षेत्र
स्पष्ट और निर्धारित हो जाएगा। तो इस प्रकार तुलनात्मक पद्धति में वर्गीकरण जो है वो राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के लिए या विभिन्न आंतरिक अवस्थाओं के अध्ययन में सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचने में हमारी मदद करता है। वर्गीकरण से हम विभिन्न आंतरिक अवस्थाओं की परिकल्पना और उससे संबंधित आंकड़ों को प्रभावपूर्ण बना सकते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि अनावश्यक आंकड़ों से या अनावश्यक तथ्यों के संकलन से हम इससे बच सकते हैं। नंबर 3 पर परिकल्पनात्मक प्रस्तावनाओं की स्थापना। परिकल्पनात्मक प्रस्तावनाओं की स्थापना के लिए विद्वान यह कहते हैं कि परिकल्पनात्मक प्रस्तावनाएं मतलब अध्ययन की इकाइयों का जो हम चयन करते हैं उसके लिए यह ज़रूरी है कि हम इकाइयों को पहले से ही उसका चयन करके रखें। अध्ययन से पहले ही इकाइयों का चुनाव करने के पश्चात भी प्रस्तावनाओं को चयनित करने में हमें ज़्यादा हम अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। तो चयनित जो इकाइयाँ हैं उसके लिए हर तरह की परिकल्पना को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और तुलनात्मक विधि से इन परिकल्पनाओं को हम जांच सकते हैं। इस बारे में विद्वानों में एक राय नहीं है, विद्वान अलग अलग मत देते हैं अपना। भी परिकल्पनात्मक प्रस्तावना की वैधता की जांच। वैधता मतलब कि जो परिकल्पनात्मक प्रस्तावनाएं हैं उसका हम सत्यापन करें कि वो सही है या नहीं, गलत है या कैसी है। तो इन इकाइयों से संबंधित जो आंकड़े हैं, जो परिकल्पनाएं, जो प्रस्तावनाएं जो हमारे पास हैं उसको जांचना जरूरी है ताकि हम सही निष्कर्ष निकाल सकें और हम तुलनाएं सार्थक रूप से कर सकें। नंबर 5 पर परिणामों के अनुसार प्रस्तावना का सत्यापन करना अर्थात उसका परिमार्जन करना। तो जब विभिन्न तथ्यों आंकड़ों के द्वारा जब प्रस्तावनाओं का जांच करके उसके सत्यापन करते हैं तो हम अनावश्यक तथ्यों को, आंकड़ों को छोड़ सकते हैं या उसको परिमार्जित कर सकते हैं ताकि हम किसी भी तरह की जो तुलना करते हैं उसमें अनावश्यक आंकड़े हमारे बाधा नहीं डाल सकें। तो इस प्रकार परिणामों के अनुसार हम प्रस्तावनाओं का सत्यापन करके और अनावश्यक आंकड़ों को हम छोड़ सकते हैं या त्याग सकते हैं ताकि हम तुलनाएं आसानी से कर सकें। नंबर 6 पे सिद्धांत निर्माण अंतिम चरण है तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग का, अर्थात कि हम हमारे अध्ययन के द्वारा सामान्य निष्कर्ष प्राप्त होने चाहिए या जो हम तुलनात्मक पद्धति के द्वारा जो हम अध्ययन करते हैं उसका हमें एक सामान्य सिद्धांत प्राप्त होना चाहिए, सामान्य निष्कर्ष प्राप्त होना चाहिए। सामान्य निष्कर्ष प्राप्त होने से हमें सामान्य सिद्धांत के निर्माण में मदद मिलती है। और इस प्रकार हम देखें कि अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं जो विभिन्न परिस्थितियां होती है राजनीतिक व्यवस्थाओं में उसके तुलनात्मक अध्ययन के निष्कर्ष भी एक समान हम प्राप्त कर सकते हैं या एक समान सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं वो समय, स्थान और विचारधाराओं और से मुक्त होते हैं या सीमाओं से मुक्त होते हैं और विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं पर वह खरे उतरते हैं। तो इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण विश्व स्तर पर किए जाते हैं और विश्व स्तर पर व्यवस्थाओं को समझने में हमारी मदद करते हैं। तो इस प्रकार तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग में विभिन्न चरणों का क्रमबद्ध रूप से इन चरणों का इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है और तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है ताकि तुलनात्मक अध्ययन में हमें आसानी हो सके। धन्यवाद।